साथियों, मैं मनोज कुमार श्रीवास्तव, गांधी के लोक से। आज साथियों, हम आपके बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर आए हैं, भारत का विभाजन। भारत का विभाजन किन परिस्थितियों में हुआ, क्यों हुआ, इसके लिए कौन उत्तरदायित्व थे, इस पर लगातार चर्चा होती रहती है और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इस पर कई तरीके से अपनी अपनी बातें रखते रहते हैं। एक नेरेटिव ये बनाया जाता है कि हिंदू मुसलमान दो धर्म थे, दो अलग अलग प्रकार के धर्म, दो अलग अलग प्रकार की उनकी संस्कृति थी और वो लोग कभी भी एक नहीं रहे और न एक रह सकते थे, जिसकी वजह से ये बंटवारा करना पड़ा। हिंदू और मुसलमानों का 1000 साल पुराना इतिहास साथियों है और उसकी इतिहास से निकाल के तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर ये पेश किया जाता है कि हिंदू मुस्लिम हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहे, एक दूसरे पर अत्याचार, मुसलमानों ने लगातार अत्याचार किया हिंदुओं पर, उनको दबाया और इसलिए ये जो खाई थी ये बढ़ती गई और ये विभाजन हो गया। ऐसा नहीं था साथियों। अगर हम 1000 साल का इतिहास देखते हैं तो पाते हैं कि जो ये लड़ाइयाँ हिंदू और मुस्लिम राजाओं में ही नहीं हुई थी, ये लड़ाइयाँ सत्ता के लालच में हुई थी। 1526 में जब पहला पानीपत का युद्ध होता है वो दो मुस्लिम राजाओं के बीच में होता था। एक तरफ बाबर रहते हैं और दूसरी तरफ दूसरा इब्राहिम लोदी मुस्लिम होता है। 1790 में एक पठान युद्ध होता है जिसमें एक तरफ मराठा होते हैं, दूसरी तरफ राजपूत होते हैं, दोनों हिंदू राजा रहते हैं। इस तरह से हम लोग देखते हैं हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ, जिसको भी हिंदू मुसलमानों का युद्ध के रूप में दिखाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसमें अकबर का जो सेनापति मान सिंह था वह हिंदू सेनापति था और महाराणा प्रताप का सेनापति सूरी थे, जो शेषा सूरी के वंशज के थे, वो उनके सेनापति थे, वो मुसलमान थे। तो ये जो लड़ाइयाँ होती थी ये इस बात के लिए नहीं होती थी कि हिंदू मुसलमान हैं। हाँ, कुछ आतताई राजा हुए थे, कुछ जैसे मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनबी, खिलजी, इस तरह के कुछ आतताई राजा हुए, कुछ बहुत ही धर्मान राजा भी थे, जैसे औरंगजेब को ले सकते हैं। लेकिन धर्मनिरपेक्ष राजाओं की भी एक लंबी सूची है जो हिंदू मुसलमान दोनों में है। तात्या तोपे को ले लीजिए, आप शिवाजी को ले सकते हैं, आप अकबर को ले सकते हैं, ऐसे शाहजहाँ को ले सकते हैं। साथियों, वो सांस्कृतिक विरासत थी जो हम मिलजुल के रहते थे और रहते चले आए थे। आप देखेंगे कि जब अंग्रेज मुगलों का शासन था उस समय हिंदू संस्कृत और मुस्लिम संस्कृत हमेशा मिल के रहती थी। उर्दू भाषा का उदय भी वहीं से हुआ था। हम देखते हैं कि मुस्लिमों के शासन में होली मनाई जाती थी। होली का त्यौहार को ये होली के त्यौहार को ईद गुलाबी के नाम से ये जानते थे, कहते थे। किले के पीछे बड़ी जगह होती जहाँ ये लोग होली खेला करते थे। और दिवाली को जश्न तिरंगा कहा जाता था। आपको एक राजा का उदाहरण देंगे जो है वाजिद अली शाह, एक मुस्लिम राजा थे, उनका आप उदाहरण ले सकते हैं कि वो कथक सीखे थे और कृष्ण लीला किया करते थे। एक बार की बात है साथियों कि मुहर्रम और होली एक दिन पड़ जाता है। हिंदू भाइयों ने ये मान कर के मुहर्रम ये दुख का त्यौहार होता है वो मनाने से मना कर दिया कि हम इस साल होली नहीं मनाएंगे। कि वाजिद अली शाह को ये पता चलता है कि ये होली नहीं मनाने का निर्णय लिया तो खुद ही मैदान में निकल आते हैं और होली खेल रहे थे। ये हमारी साझी संस्कृति थी। इस साझी संस्कृति को की वजह से हिंदू मुस्लिम एकता इस देश की एक विरासत रही है। और 1857 का जब गदर हुआ तो उस गदर में साथियों हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर लड़े थे। यह इतिहास कहता है, इतिहास इस बात का गवाह है कि हिंदू मुस्लिम ने एक साथ मिलकर बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में अंग्रेज़ों से मुकाबला किया था। जहाँ एक तरफ झांसी की रानी की लक्ष्मीबाई थी तो दूसरी तरफ बेगम हजरत महल थी। इस तरह से इन लोगों ने मिलकर अंग्रेज़ों का मुकाबला किया। यह मैं नहीं कर रहा हूँ, ये इतिहास कर रहा है। यह इसके संबंध में हम एक किताब का जिक्र करना चाहते हैं, वीर सावरकर
जो नाम से फेमस हैं, विनायक दामोदर सावरकर, उन्होंने अपनी एक किताब लिखी थी जिसका नाम था भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इस किताब में वो कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिलकर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध में लड़े थे। ये वीर सावरकर का कथन है। और वो अपनी किताब के अंत में बहादुर शाह जफर की तारीफ उन्हीं के शेर से कहते हैं कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तक के लंदन तक चलेगी तेज हिंदुस्तान की। इस तरह से वो किताब का अपना समापन करते हैं। हिंदू मुस्लिम की जो एकता हुई और जो एकता 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में दिखाई, जिसके बाद कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है और वहाँ पर अंग्रेज़ों का, ब्रिटिश इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होता है। अंग्रेज़ों के शासन के अंतर्गत, क्राउन के अंतर्गत वो शासन भारत का आ जाता है। और ये हिंदू मुस्लिम एकता जो है एक चिंता का विषय अंग्रेज़ों के लिए हमेशा बन जाता है कि ये इसको कैसे तोड़ा जाए। और इसके बाद प्रथम जो गवर्नर जनरल होते हैं एल्फिंस्टाइन, वो एक मीटिंग करते हैं और कहते हैं कि अगर भारत में राज करना है तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाना पड़ेगा। मतलब तोड़ो और राज करो की पॉलिसी जब देश में रहेगी तभी हम इस देश में राज कर पाएंगे। ये उनका मंशा, और इसी पर उन्होंने आगे काम करना शुरू किया। आप देखते हैं आगे इतिहास में थोड़ा आगे हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि 1885 में प्रथम बार ए.ओ. ह्यूम, एक अंग्रेज अफसर है, वो कांग्रेस की स्थापना करते हैं। वो स्थापना में वो देखते हैं और बताते हैं कि स्थापना इसलिए किया जा रहा है कि अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में एक पुल का काम करेगा, एक सेफ्टी वाल्व का काम। क्योंकि उस समय 1882 के करीब बंगाल में कुछ सुबगाहट होने लगी थी। कुछ क्रांतिकारी बैंक लूट रहे थे, ट्रेन जला रहे थे, इस तरह से लूटपाट हो रही थी। तो अंग्रेज एक एक चीज़ों पर नज़र रखते थे साथ। उन्होंने जब देखा कि कुछ सुबगाहट है तो ए.ओ. ह्यूम साहब ने एक संगठन बनाया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, और उनका ये सेफ्टी वाल्व का काम करेगा। जैसे प्रेशर के ऊपर में जब प्रेशर बढ़ जाता है तो सीटी ऊपर उठ जाती है और प्रेशर निकल जाता है। तो ये भी अंग्रेज़ों और भारतीयों के बीच में सेफ्टी वाल्व का काम करेगा। इसमें जितने भी ऊँचे घराने के लोग थे, जो संपन्न लोग थे, वो कांग्रेस में शामिल किए जाते हैं। उनसे कहा जाता है कि हम कोशिश करेंगे कि वाय साहब इस मीटिंग में आएँ, आपके साथ चाय पिए और आप उनसे अपनी बातें रखें। इस तरह से पुल का काम किया जाए। लेकिन होता तो वो नहीं है साथियों जो हम चाहते हैं, हमेशा वैसा होता नहीं है। धीरे धीरे ये लोग जब बैठने लगे, जफरी साहब ने पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अनुमति, जो समय के गवर्नर जनरल थे, उन्होंने दिया, मीटिंग होती है। लेकिन मीटिंग 1-2 साल आगे जब बढ़ती है तो ये जो कांग्रेस के लोग थे ये सवाल करने लगते हैं। अब ये वैसा से सवाल पूछने लगते हैं क्योंकि उन लोगों को पसंद नहीं आता है। वो कहते हैं कि आप लोग अपनी सीमा को सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक ही रखिए, इस तरह से सवाल न पूछिए। लेकिन कहाँ मानने वाले लोग हैं वो सवाल पर सवाल करने लगते हैं और ब्रिटिश साम्राज्य समझ जाता है कहीं कुछ गलत हो रहा है। तो अपने साथियों को, अपने एलीट क्लास के लोगों में से कुछ लोगों को छांटता है और कहता है कि इनके खिलाफ एक संगठन तैयार किया जाए। इस काम को एजुकेनिस्ट, शिक्षाविद सर सैयद अहमद खां और काशी नरेश, शिव प्रसाद सिंह मिलकर एक कांग्रेस से बाहर निकलकर एक पैरेलल संगठन तैयार करते हैं, इंडियन पैट्रियाटिक यूनिटी एसोसिएशन, इस नाम से एक संगठन। तो हम पहली बार देखते हैं कि देश में एक हिंदू मुस्लिम दो सांप्रदायिक लोगों का मिलकर एक संगठन, सांप्रदायिक संगठन की तरह से बनाया जाता है। और ये संगठन में जब बनता है उसके बाद सर सैयद अहमद खां हिंदुओं के खिलाफ आग उगलना शुरू करते हैं। वो ब्रिटिश राष्ट्र की थ्योरी सबसे पहले वही लेके आते हैं और कहते हैं हिंदू मुसलमान दोनों अलग अलग हैं, दोनों की विचारधाराएँ अलग है और ये एक साथ नहीं रह सकते। तो इस तरह से जो अंग्रेज चीज़ों की मंशा थी, फूट डालो राज करो की, वो मंशा धीरे धीरे यहाँ पे फलित होनी शुरू होती है। और इसका परिणाम होता है कि 1906 में जाकर जो ढाका में सम्मेलन होता है मुस्लिमों का, एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस होती थी, वहाँ जब ये लोग इकट्ठा होते हैं तो वहाँ डिसाइड होता है कि हमको एक राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के पैरेलल में बनानी चाहिए और इंडियन मुस्लिम लीग की 30 दिसंबर 1906 को स्थापना करनी चाहिए। और ये स्थापना होती है, फिर इनकी कार्रवाई भी शुरू हो जाती है। 1908 में ये लोग मिंटो से मिलते हैं जो वायसराय हैं और उससे कहते हैं कि
भारत में सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था मुसलमानों की जाए। उस समय चुनाव बहुत सीमित होते थे, 1882 में शुरू किया गया था। पंचायतों के चुनाव कुछ सीमित मात्रा में होते थे, सीमित इलेक्टोरेट था। पहली बार मुसलमानों ने ये मांग किया इंडियन मुस्लिम लीग के मार्फत से कि सेपरेट इलेक्टोरेट की व्यवस्था की जाए, और तुरंत ही पार्लियामेंट सुधार 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट को मान लिया गया। इस तरह से पहली नींव। इसके पहले 1905 में ही बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने कर दिया था, जिसमें पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान बना। पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, और पश्चिम बंगाल और पश्चिमी बंगाल बना। तो इस तरह से पूर्वी बंगाल जो बनता है उसमें मुस्लिम बहुल क्षेत्र होता है, वो खुश होते हैं, और पश्चिमी बंगाल में हिंदू बहुल क्षेत्र होता है, लेकिन वो इसलिए नाराज़ होते हैं कि ये जो बना है इससे हमारी सीमा घटा दी गई है। इस प्रकार से बंगाल को बांटने का काम 1905 के इसका कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है। उस समय जिन्ना साहब भी कांग्रेस के नेता रहते हैं। जिन्ना साहब इसका विरोध करते हैं, और वो कांग्रेस के उच्च उभरते सितारों में रहते हैं जो बहुत ही अधिक राष्ट्रवादी थे। उनको सरोजिनी नायडू एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी कहती थी। तो इस तरह से क्रम आगे बढ़ता है। 1909 में भी होता है, फिर नया एक्ट आता है, उसमें यहूदियों को, पारसियों को अलग से आरक्षण दिया जाता है, सीटें आरक्षित की जाती है। इस बीच में हिंदुओं के बीच में एक सुगबुगाहट होती है कि सभी काम तो मुसलमानों के लिए और गैर लोगों के लिए हो रहा है, हिंदुओं के लिए तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो ऐसे समय में हिंदू भी अपने को संगठित करने की कोशिश करते हैं, और मदन मोहन मालवीय 1915 में अखिल भारतीय हिंदू महासभा की स्थापना करते हैं, और इसके बाद 1925 में हेगड़ेवार साहब राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना कर देते हैं, जो हिंदू हितों की बात करते हैं। इस तरह से अंग्रेज़ों की मंशा पूरी होती हुई दिखाई पड़ती है। एक तरफ हिंदू महासभा है, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग है, वो हिंदुओं की बात करते हैं, वो मुसलमानों की बात करते हैं। इसी बीच में एक राष्ट्रीय कवि थे जो राष्ट्र के बारे में लिखते थे, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, जैसी कविताएं जिन्होंने दिया था इकबाल साहब। वो मुस्लिम लीग के 1930 के सम्मेलन में एक कहते हैं कि मुस्लिम के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग वो करते हैं। तो पहले बीज यहाँ से वो बोना शुरू करते हैं। इसके पहले का इतिहास हम लोग देखते हैं साथियों। तो 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौट के चले आते हैं। अब महात्मा गांधी के बारे में अगर हम लोग चर्चा करते हैं, कई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और कई जगहों पर ये बातें बार बार आती हैं कि महात्मा गांधी ही बंटवारा के लिए जिम्मेदार हैं। महात्मा गांधी की वजह से ये बंटवारा हुआ, वो बंटवारा के लिए सबसे भी जिम्मेदार है। महात्मा गांधी को अगर पढ़ना है तो महात्मा गांधी के विचारों को अगर जानना है, उतना विस्तृत आपको सोच भी रखना पड़ेगा। किस परिवेश में महात्मा गांधी जिए थे, किस परिवेश में वो आगे बढ़े थे, इस चीज़ को आपको भी जानना होगा साथियों। महात्मा गांधी का जन्म 1869 में होता है, 2 अक्टूबर को। तो जिस परिवार में पड़े थे, खाटी हिंदू परिवार था, वैष्णव धर्म को मानने वाले लोग थे, लेकिन वो उनके यहाँ सभी धर्मों की चर्चा होती थी, सभी धर्म के लोग उनके यहाँ बैठते थे, उठते थे उनके पिताजी के पास, और चर्चाएँ होती थी, और सभी धर्मों का वो लोग सम्मान करते थे। वहाँ वो बालक गांधी ये सब देखता है, उसके मन में एक विचार आता है कि सभी धर्म एक समान है, सभी धर्मों में अच्छाइयाँ हैं, सभी धर्मों की अच्छी चीज़ों को लेना चाहिए। इस तरह से वो विचार लेता है, और कुछ दिनों बाद वो पढ़ाई के लिए जब इंग्लैंड जाता है तो वहाँ उसको विभिन्न समुदाय के लोग मिलते हैं। वहाँ पे अंग्रेज मिलते हैं, वो चाहते हैं कि उनको बना दिया जाए, ईसाई बना दिया जाए, धर्मगुरु अंग्रेज़ों के मिलते हैं। वहाँ पे मुस्लिम धर्मगुरु भी उनके संपर्क में आते हैं, मुस्लिम लोग आते हैं, वो लोग कहते हैं कि इस्लाम बहुत अच्छा है, इस्लाम बनाया जाता है। तो गांधी जी ने वहाँ पर इस्लाम का और कुरान का और बाइबल दोनों का अध्ययन उस पढ़ाई के दौरान किया। और जब पढ़ते हैं तो उनके दिमाग में एक बात जरूर आती है, उनका एक निष्कर्ष उनका निकलता है कि जो धर्म है, धर्म परिवर्तन करने की चीज़ नहीं है, धर्म में परिवर्तन करने की चीज़ है। धर्म
सभी अच्छे हैं, उनमें कोई भी परिवर्तन, धर्म परिवर्तन करना नहीं करना चाहिए, धर्म परिवर्तन करने की चीज़ नहीं है। लेकिन धर्म में जो बुराइयां हैं उसको दूर करके धर्म को परिवर्तन करने की चीज़ है। इस विचार को लेकर वो आगे बढ़ते हैं और इसके बाद वो दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। दक्षिण अफ्रीका जब जाते हैं तो वहाँ एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना होता है, उनको बड़ा आंदोलन खड़ा करते हैं। विभिन्न समुदाय के लोग वहाँ पे रहते हैं, जो हिंदुस्तान से आए हुए लोग हैं, जो विभिन्न धर्म को मानते हैं, इनके बीच में उनको काम करना है साथियों। तो उनको काम करने के लिए धर्म की जो दीवारें खड़ी है, इस दीवारों को तोड़कर सभी को एक साथ लाना है। तो उनका मानना है कि धर्म की दीवारें जो है ये एकता में बाधक होती है। धर्म की दीवारों को तोड़कर सभी मनुष्यों को एक साथ लाया जाए, सभी लोगों को एक साथ लाएंगे तभी हम एक लंबी लड़ाई लड़ सकते हैं। इन्हीं विचारों को लेकर वहाँ पे एक लड़ाई लड़ते हैं और सफल होते हैं। तो उसके बाद गांधी जी हिंदुस्तान वापस आते हैं और उसी प्रयोग को वो करने की शुरू करी। इस समय तक जिन्ना कांग्रेस के बहुत भी बड़े नेता हो जाते हैं, रहते हैं, राष्ट्रवादी रहते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक रहते हैं। 1913 में वो इसलिए हिंदू मुस्लिम लीग को ज्वाइन करते हैं, इससे हिंदू मुस्लिम की एकता कायम की जाएगी। 15 में गांधी जी लौट के आते हैं। 16 में एक सम्मेलन होता है और लखनऊ सम्मेलन, और वहाँ पे इंडियन मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता होता है। इस समझौते में हम देखते हैं कि इनके सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को कांग्रेस स्वीकार कर लेती है और कुछ रियायतें भी देती है। वो उनका पर्पज ये होता है, गांधी की इच्छा होती है कि हिंदू मुसलमान एक रहें, क्योंकि देश में स्वतंत्रता तब तक नहीं पाई जा सकती, अंग्रेजों से तब तक नहीं लड़ाया जा सकता जब विभिन्न धर्म और संप्रदाय के लोग एक साथ खड़े होकर भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई न रही है। इसी क्रम में 1920 में गांधी जी संविधान आंदोलन करते हैं और खिलाफत आंदोलन का समर्थन करते हैं। ये सही हुआ कि गलत हुआ? गांधी जी की मंशा ये थी कि हिंदू मुस्लिम एकता को कायम किया जाए और डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी अंग्रेज़ों की है उसके खिलाफ जोड़ो और भगाओ की पॉलिसी लाई जाए, सभी धर्मों को जोड़कर एक किया जाए और इनको करके अंग्रेज़ों को देश से भगाया जाए। तो सांप्रदायिक एकता लाने के लिए, दो समुदायों के बीच में एकता लाने के लिए खिलाफत आंदोलन का वो समर्थन करते हैं और दो मुस्लिम लीडर, मुस्लिम अली बंधुओं को साथ में समझौता होता है। इससे जो है जिन्ना साहब जो है उनको कष्ट होता है, उनको लगता है कि उनकी अहमियत कम की जा रही है। और जिन्ना साहब का जो एक कल्चर था, वे बड़े बैरिस्टर थे, बड़ी अच्छी उनकी प्रैक्टिस थी और वो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स में विश्वास करते थे। उनका ये मानना था कि पत्र लिखना, आवेदन देना इसी तरह से होना चाहिए। मास पॉलिटिक्स में उनका विश्वास नहीं था और वो इससे नाराज़ होते हैं कि गांधी जी मास पॉलिटिक्स कर रहे हैं और इसके विरोध में वो इस्तीफा कांग्रेस से दे देते हैं और चले जाते हैं ब्रिटेन। तो वो परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है जो वो ब्रिटेन जाते हैं और लौट के फिर वो 1930 के मध्य में ही भारत लौटते हैं साथियों। इस तरह से हम देखते हैं कि 1930 के मध्य में जब वो भारत लौट के आते हैं तो वो एक कट्टर मुस्लिम नेता के रूप में अपनी छवि पेश करते हैं। तो जो ये बंटवारा या जो ये सांप्रदायिकता बढ़ रही है, इसकी नींव के लिए हम थोड़ा एक बार फिर पीछे जाना चाहते हैं और इसकी जड़ें कहाँ पे थी, इस संबंध में हम थोड़ा सी आपसे चर्चा करना चाहते हैं साथियों। जब 1857 का विद्रोह हुआ, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी आई, तो 1886 में 18 अप्रैल को तीनों सेनाओं के प्रमुखों की एक मीटिंग होती है वहाँ पे, और इन्हें गुप्त दस्तावेज तैयार किया जाता है जो वहाँ के प्रधानमंत्री को बाद में पेश करते हैं। और उस दस्तावेज में वो ये कहते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में सोवियत संघ के प्रवेश को रोकना है, क्योंकि भविष्य में सोवियत संघ सबसे बड़ा दुश्मन के रूप में प्रकट होगा और भारतीय उपमहाद्वीप पे हमको अपनी वर्चस्व बनाए रखना है अगर हमको विश्व पटल पे छाए रहना है तो। और एक कल्पना देखिए, 1986 कल्पना होने साथ इतने पहले की बात है, वो ये कल्पना करते कि अगर किसी भी परिस्थितियों में हिंदुस्तान या भारतीय उपमहाद्वीप को छोड़कर जाना ही पड़ता है अंग्रेजों को, तो उसके एक भाग पर उसकी वर्चस्व जरूर रहना चाहिए। वो वर्चस्व की
किसी एक भाग को कैसे होगा, तो इसी तरह से होगा कि उसका एक भाग को तोड़ा जाए, उसको अलग किया जाए। ये 1886 से चल रहा था। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध में आरंभ होता है, और जब 1945 में जिस दिन जर्मनी हारता है, उस दिन पुनः एक मीटिंग, गुप्त मीटिंग सेना नायकों के साथ राष्ट्र प्रधानमंत्री जी की होती है। फिर वो कहते हैं कि एशिया में किसी भी हालत में सोवियत संघ के प्रवेश को रोकना है, और भारतीय उपमहाद्वीप में हमको अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए उन जगहों को चुनना है, उन स्थानों को चुनना है, उन बिंदुओं को चुनना है जिससे कि हम ध्यान देना पड़ेगा, जिससे कि हम अपना वर्चस्व बनाए रख सकें। इसी बीच में बेवेल साहब को अपनी एक डायरी, उनकी आजकल चर्चा में आई एक डायरी उनकी प्रकाशित हुई है, जिसमें बेवेल साहब कहते हैं कि चर्चिल साहब उनको पहली बार बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें भारत का वायसराय बन के जाना है, और जब तुम वायसराय बन के भारत जाओगे तो तुम्हारा काम क्या होगा? तुम्हारा काम ये होगा कि उन बिंदुओं को चिन्हित करोगे, उन परिस्थितियों को चिन्हित करोगे जिससे कि अंग्रेज़ों का दबदबा भारत में बना रहे। इसके लिए तुम काम करोगे, तुम्हारा एकमात्र काम यही है। 45 में वो लौट के जाते हैं, तो अपनी रिपोर्टें बनाकर वो पेश करते हैं। उसके बाद फिर एक मीटिंग होती है, गुप्त मीटिंग, उसका भी जिक्र बेवेल साहब ने अपनी डायरी में किया है। और वो कहते हैं अंग्रेज़ों से, अंग्रेज उनसे कहते हैं कि किसी परिस्थितियों में अगर भारत छोड़ना ही पड़ा तो भारत का बंटवारा कर दिया जाए, जिससे एक अलग प्रदेश जो पाकिस्तान बनेगा वो हमारे कब्जे में रहेगा, हमारे कहे अनुसार रहेगा, और हम भारत में उसके माध्यम से उस महाद्वीप में, भारत महाद्वीप में हम अपना वर्चस्व कायम रखते हैं। तो ये इस तरह से ये परिस्थितियाँ अंग्रेज कितनी दूर तक सोचते थे, और उसके लिए उन्होंने किस तरह से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को लगातार कायम रखा, और उसके जनक के रूप में उन्होंने अपने जिन्ना साहब को फिर 1930 में जिन्ना साहब प्रकट हो जाते हैं। दूसरी तरफ हिंदू महासभा भी लगातार सक्रिय होती रहती है, लगातार सावरकर साहब माफ़ी मांगते रहते हैं, और उसके बाद उनको भी छोड़ दिया जाता है, और सावरकर साहब कर लेते हैं कि मैं लिखित वचन देते हैं कि मैं कभी भी भारतीय राजनीति में नहीं आऊँगा और कोई भी सरकार के खिलाफ काम नहीं करूँगा। और इसी परिप्रेक्ष्य में एक तरफ तो जिन्ना साहब हैं, दूसरी तरफ सावरकर साहब हैं, ये दोनों लोग भी राष्ट्र का सिद्धांत देते हैं। जिन्ना साहब कहते हैं कि मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र होना चाहिए, और सावरकर साहब कहते हैं कि हिंदुओं के लिए अलग राष्ट्र होना चाहिए। तो इस तरह से धीरे धीरे बढ़ता है। 1937 में साथियों, क्योंकि 35 का एक्ट पारित होता है, उसमें प्रांतीय चुनाव की बातें आती हैं, और प्रांतीय चुनाव जब होता है तो आप देखते हैं कि उसके चुनाव में जिन्ना साहब मुस्लिम कार्ड खेलते हैं, मुस्लिमों के को भड़काते हैं, उत्तेजनात्मक भाषण देते हैं, लेकिन तब इसका कोई असर हो नहीं पाता है। वो बुरी तरह से पराजित होते हैं। उनको मुस्लिम आरक्षित सीटों में भी 82% की वोट, 22% की वोट मिलते साथ, वहाँ भी कांग्रेस जीतती। तो उनको लगता है कि अभी मेरा जो सॉफ्ट कॉर्नर है ये बरकरार है, और इसका असर ये हो रहा है कि अभी भी मेरे ऊपर मुसलमान पूरी तरह से विश्वास नहीं कर रहा है, जबकि वो तो कहते हैं कि मैं सोल लीडर ऑफ मुस्लिम हूँ, मैं अकेला मुस्लिमों का लीडर हूँ। और इस तरह से वो फिर उत्तेजनात्मक भाषणों का दौर शुरू करते हैं, भड़काना शुरू करते हैं। और ये जो इलीट का रास है मुसलमानों का, ये समझाता है कि हिंदुस्तान के साथ रहकर उनका कोई भविष्य नहीं है, क्योंकि चुनाव होंगे तो ये संख्या में अधिक हैं, ये बहुमत में रहेंगे, ये चुनाव जीतेंगे, ये शासन में रहेंगे, मुसलमानों का भविष्य इनके साथ रहने में नहीं है। और इसलिए वो अलग देश की मांग, पाकिस्तान की मांग लगातार करते रहते हैं, जिसको समय समय पर 1935 के एक्ट के द्वारा, 19 के एक्ट के द्वारा, 9 के एक्ट के द्वारा लगातार इसको बढ़ाया जाता रहा है। साथियों, आप देखते हैं किस तरह से इसी बीच में यह आगे क्रम चलता रहता है, और 1947 में 46 में फिर एक बार चुनाव होता है। इसके बीच में लगातार छिटपुट दंगे होते रहते हैं साथियों, और इस बीच में बावल साहब आते हैं, वायसराय बन के वो अपनी योजना, बावल योजना, शिमला समझौता करना चाहते हैं। लगातार वो कोशिश करते हैं कि जिन्ना और कांग्रेस के बीच में समझौता हो जाए, लेकिन जिन्ना की हटवादिता की बदौलत जैसा कोई समझौता होता है। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है, द्वितीय विश्व युद्ध होता है और वो समाप्त भी होता है। एक समय लगता है कि अंग्रेज हार जाएंगे। उसी बीच में 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट
गांधी जी शुरू कर देते हैं। अंग्रेज उसे फिर द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी जब भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी शुरू करते उस समय हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग साथ नहीं होती है। ये दोनों पार्टियों की खासियत रही है, कभी भी आंदोलनों में, कभी भी स्वतंत्रता संग्राम में न ही हिंदू मुस्लिम लीग ने कभी साथ दिया, न ही हिंदू महासभा के साथ। ये लोग हमेशा अलग रह सकते, कभी भी इन्होंने इन आंदोलनों में साथ नहीं दिया था। और लगातार जो बेवेल की योजना थी, जो चर्चिल ने बताई थी, वो फूट डालने की काम कर रहे थे। प्रांतीय स्वायत्तता की कभी बात करते थे, कभी मुस्लिमों को बराबर की सीट देने की बात होती थी। इस तरह से लगातार चल रहा था और हिंदू मुस्लिमों की खाई लगातार बढ़ती जा रही थी, दंगे बढ़ते जा रहे थे। इसी बीच में 46 में चुनाव होता है और बुरी तरह से जीतकर मुस्लिम लीग भारत में आती है और वो मुसलमानों की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में आती है। ये परिस्थितियाँ चेंज हो जाती है। जिन्ना जी को बहुत ही बड़ी ताकत मिल जाती है। वो लगातार कोशिश करते रहते हैं कि किस तरह से मुस्लिमों के लिए अलग राष्ट्र की मांग लगातार उनका होता रहता है। इसी बीच में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है, चर्चिल पार्टी चुनाव हारती है, लेबर पार्टी सत्ता में आती है इटली, जो अपने चुनाव घोषणा पत्र में यह वादा करते हैं कि भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। वहाँ की जनता भी अब ये चाहने लगती है कि भारत को स्वतंत्र कर दिया। इसके कारण कई के साथ द्वितीय विश्व युद्ध होता है, उसमें काफ़ी आर्थिक हानि होती है इन लोगों को। उसी बीच में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हो जाता है, जो एक बड़ा आंदोलन होता है, काफ़ी तबाही मचती है, काफ़ी तोड़ फोड़ होता है। गांधी ने डू और डाई का नारा दे दिया था, जिसके बाद जनता सड़कों पर उतर आती है और इन लोगों से जब बड़े नेता सब जेल भेज दिए जाते हैं तो उसमें काफ़ी हंगामा होता है। दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस होते हैं, वो खड़े हो जाते हैं और वो एक सेना बनाकर जापान से मिलकर भारत की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। उसका भी दबाव उनके ऊपर रहता है। तीसरा नौसेना विद्रोह हो जाता है, उसका भी एक दबाव पड़ता है। तो 3-4 कारण उत्पन्न होते हैं साथियों, जिसके कारण अंग्रेज जल्द से जल्द भारत छोड़कर जाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ तो परिस्थितियाँ ही विपरीत हो जाती हैं। जिन्ना साहब बंटवारे पर अड़ जाते हैं। कांग्रेस किसी भी हाल में देश का बंटवारा नहीं चाहती है। कांग्रेस कोशिश करती है, इसी बीच में जब 46 दंगे शुरू होते हैं, दंगे बढ़ते जाते हैं और एक समय आता है जब वो कहते हैं कि हम अब देश छोड़ के जाना ही जाना है, तो माउंट बेटन को यहाँ का वायसराय बना के भेजा जाता है। और एक ये प्रोग्राम अंत में जब ये लोग दोनों पार्टियाँ मुस्लिम लीग और कांग्रेस तैयार नहीं होती, तो एक तरफा कांग्रेस को शासन देने के लिए तैयार करते हैं कि अंतिम गवर्नमेंट कांग्रेस बनाए। कांग्रेस अंतिम गवर्नमेंट बनाती है। जिन्ना साहब को लगता है कि पासा तो गलत पड़ गया है, हमको कोई पूछने वाला ही नहीं है, तो जिन्ना साहब समझौता करके उस गवर्नमेंट में आते हैं और उस गवर्नमेंट में उनको वित्त मंत्री का पद मिलता है। जिन्ना साहब तो समझौता करके अंतिम गवर्नमेंट में आते हैं, लेकिन वो खुद कोई पद नहीं लेते हैं, लिया के तभी को वित्त मंत्री बनाया जाता है। और जब ये लोग सरकार चलाते हैं तो हर मुद्दे पे इतनी अधिक खींचतान होती है, इतना अधिक झगड़ा होता है कि सरदार पटेल और नेहरू ये समझ जाते हैं कि इनके साथ शासन चलाना दूभर हो गया है, इनके साथ रहकर देश नहीं चलाया जा सकता है। इनके साथ काम कर कर इन लोगों ने देख दिया था। गजनफर अली उनका एक नेता है, वो खुद ही खुले आप कहते कि हम तो शासन में इसलिए आए थे कि हम अपनी पाकिस्तान की मांग को बलबती कर सके, उसको मजबूत कर सके, इसी बीच के लिए आए थे। इसी बीच में जिन्ना साहब डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा करते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान को बनाया जाए और अगर पाकिस्तान हमको नहीं दिया जाता है तो हम युद्ध की स्थिति में लाएंगे, हम लड़ कर पाकिस्तान लेंगे। और जब वो डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त को बनाने की बात करते हैं, उसके बाद पूरे बंगाल में दंगे हो जाते हैं। तो आप देखते हैं ये जिन्ना साहब की जो विचारधारा है, ये गांधी की विचारधारा से बिल्कुल अलग है। ये दोनों लोग की विचारधारा कहीं भी मेल नहीं खाती है, क्योंकि जिन्ना का मानना है कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग धर्म हैं और ये एक राष्ट्र का एक धर्म होना चाहिए। गांधी जी का ये मानना था कि धर्म तो एक राष्ट्र में कई हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्र का धर्म एक होना चाहिए। और जो धर्म है
हिंदुओं का धर्म हो चाहे व्यक्तिगत मुस्लिमों का धर्म हो, कि उनका व्यक्तिगत विचार होता है, व्यक्तिगत धर्म होता है, और राष्ट्र के धर्म में सभी धर्म एक हो जाते हैं। तो जहाँ जिन्ना का मानना था कि मुस्लिमों के लिए एक अलग राष्ट्र होना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों का एक अलग धर्म है, वो दूसरी धर्म के साथ नहीं रह सकते हैं, गांधी जी का ये मानना था कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितने भी धर्म हैं, सब ये उनके अपने व्यक्तिगत विचार है, व्यक्तिगत उनकी आस्था है, लेकिन राष्ट्र के धर्म पे सभी एक है, और इसलिए सभी धर्मों को एक होकर एक राष्ट्र के रूप में रहना चाहिए। इस तरह जहाँ वो धर्म के आधार पर राज्य चाहते हैं, गांधी जी संस्कृत के आधार पर राज्य चाहते थे। ये इन लोगों का मूल मतभेद साथियों। तो इस तरह से आते हैं माउंटबेटन साहब, और उसी समय दंगे पे दंगे शुरू हो जाते हैं। नोआखाली में गांधी जी को सांप्रदायिकता की लड़ाई में साथियों, बीच में एक बात मैं कहना भूल जाता, सांप्रदायिकता की लड़ाई या जो भी सामाजिक कार्य होते हैं, गांधी जी को जिस गांधी की वजह से हम जानते हैं, गांधी जिस गांधी की व्यक्तित्व की वजह से महान बने थे, वो एक जो चरित्र था सांप्रदायिक एकता का, सौहार्द का, अछूतोद्धार का, एक रचनात्मक कार्यक्रमों का उनका एक दौर रहता था, जो लेकर जो कि उनका मानना था कि देश को तभी आज़ाद किया जा सकता है, सभी धर्म, जात, छूत अछूत सभी लोग एक साथ मिलकर संघर्ष करेंगे तभी देश आज़ाद करा था। हम देखते हैं कि कांग्रेस जो है, गांधी जी के विचारों में, सांप्रदायिक लड़ाइयों में, सांप्रदायिकता के खिलाफ जो लड़ाई होती है, जो उनके है, हमेशा साथ नहीं रहती। कांग्रेस तब गांधी के साथ रहती थी जब जब उसको लगता था कि अब अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन करना है, अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन करना है, अंग्रेज़ों से लड़ना है, तब वो गांधी को आगे करती थी। क्यों करती थी? क्योंकि गांधी ही पूरे देश के एक सर्वमान्य नेता थे। गांधी जी थे जिनके पीछे जनता खड़ी थी। तो जब भी आंदोलन की बात आती थी, जब भी लड़ाई के अंग्रेज़ों से बात आती थी, तो वो लोग गांधी के पास जाते थे और गांधी से कहते थे कि आप नेतृत्व संभालिए और आप इस आंदोलन का नेतृत्व करिए और लड़ाई को आगे। गांधी जी लड़ाई में आते थे, लड़ाई खत्म होती थी, गांधी जी अपने रास्ते चले जाते थे, सामाजिक कार्यों में, रचनात्मक कार्यों में लग जाते थे, कांग्रेस अपने रास्ते चली जाती थी, वो अपने कामों में लग जाती थी। इस तरह से हम देखते हैं कि जब ये सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई जो है, ये गांधी अकेले लड़ रहे हैं। कांग्रेसी नेताओं के और नेताओं का, लोगों का ये मानना था कि ये लड़ाइयाँ तो चलती रहेगी, देश स्वतंत्र हो जाएगा, इसको हम निपटा लेंगे। लेकिन गांधी जी का मानना था कि नहीं, देश को अगर आज़ाद कराना है तो इस एकता को कायम करना बहुत ज़रूरी है, नहीं देश विखंडित हो जाएगा, टूट जाएगा। और इसी के लिए गांधी जी नोआखाली जाते हैं। नोआखाली वो जगह है साथियों जहाँ पे हिंदू मारे जाते हैं, सबसे मुस्लिम बहुल इलाका है। आंदोलन वहाँ पे जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं, वहाँ पे हिंदू बड़ी संख्या में मारे जाते हैं। गांधी जी वहाँ जाते हैं। हम लोगों के भी दिमाग में कीड़ा हमेशा घूमता रहता है। हर लोगों के दिमाग में, अधिकांश लोग जो पढ़े या जो भी लोग हैं, ये मानते हैं कि गांधी जी मुस्लिम परस्त थे। ये कीड़ा कहीं न कहीं हमारे आपके सभी के दिमागों में रहता है कि गांधी जी मुस्लिम परस्त थे, मुस्लिमों के बारे में सोचते थे, मुस्लिमों की ज़्यादा बात करते थे। हम देखते हैं कि जब वो होता है नोआखाली का दंगा, वहाँ हिंदू मारे गए हैं और गांधी जी वहाँ हिंदुओं की रक्षा करने के लिए जाते हैं। और नोआखाली में जो 10 अक्टूबर से दंगा शुरू होता है, 6 नवंबर को गांधी जी वहाँ पहुँच जाते हैं। गांधी जी जब वहाँ जाते हैं तो गांधी जी बिल्कुल अकेले होते साथी। जो मैं कांग्रेस की बात कर रहा था कि उनके सांप्रदायिक आंदोलनों में इन समयों पे जो है वो उनके साथ नहीं होती थी। आप ध्यान दीजिए, नोआखाली में कौन गांधी के साथ है? क्या नेहरू गांधी के साथ हैं? सरदार हैं? वो भी नहीं साथी। कृपलानी या कोई भी बड़ा नेता, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी नोआखाली में कोई भी गांधी के साथ नहीं जाता है, कोई भी गांधी के साथ नहीं है साथियों। गांधी अकेले अपने आश्रम के 10 लोगों को शीला नहर के साथ लेकर नोआखाली पहुंच जाते हैं और वहाँ पे वो कहते हैं कि ये मेरे जीवन की अंतिम और सबसे बड़ी लड़ाई है और इसको मुझे अकेले ही लड़ना है। वो अपने साथियों को 10 गांव बांट देते हैं, कहते हैं आप लोग 10 लोग 10 गांव में जाइए, वहाँ पे काम कीजिए, मैं तो अकेला ही इस लड़ाई को लड़ूंगा, अकेले ही मैं चलूँगा। सुशीला नायर कहती हैं कि बाबू ये तो ठीक है, आप जो कह रहे हो मैं आपकी सब बात मानते हैं, लेकिन कम से कम एक आदमी को अपने साथ जाने दीजिए।
गांधी जी कहते हैं कि तुम लोगों ने मुझे खराब कर दिया है, मुझे अपना काम भी अकेले करने नहीं देती हो, मेरा कपड़े तक साफ नहीं करने देती हो, मैं किसी को भी अपने साथ नहीं रखूँगा, और मैं अकेले, आप कल्पना कीजिए 76 साल का बूढ़ा नवाखाली में अकेले टहल रहा है, एक अकेले कमरे में रहता है, अपने कमरा वो साफ करता है, अपने कपड़े वो धोता है, लालटेन वो खुद साफ करता है, और वो जो आज पश्चिम वो बांग्लादेश का हिस्सा है, वहाँ छोटी छोटी नदियाँ बहती हैं, और वहाँ पे बांस के पुल बनाए जाते हैं जिस पर चलना 76 साल के आदमी के लिए इतना आसान नहीं होता है। वो उस पुल को पार करने की कोशिश करता है और गाँव वालों से कहता है कि मुझे सिखाओ कि पुल को कैसे पार किया जाता है। 2-3 दिन तक उसकी प्रैक्टिस करते हैं, अकेले ही लाठी लेकर वो पुल को पार करके गाँव जाते हैं। तो हम देखते हैं कि जब गांधी जी गांव टहलना शुरू करते 49 गाँव का दौरा करते, 180 किलोमीटर को पैदल यात्रा करते हैं साथियों, और गांव जाते हैं। तो जाने में वहाँ के लोग ये नहीं चाहते थे कि गांधी यहाँ आए, उनके बीच रास्ते में पखाने बिछा दिए जाते थे, कांटे फेंक दिए जाते थे, और उनको जाने से रोकने की कोशिश की जाती थी। लेकिन गांधी तो गांधी थे, वो उस रास्तों को साफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और आश्चर्य मानिएगा, एक समय ये आता है कि रास्ते अपने आप साफ होने लगते हैं। जिस प्रार्थना सभा में गांधी अकेले बैठते थे, वहाँ लोगों की भीड़ आने लगती है, लोग ये समझते कि कितना बड़ा आदमी हमारे बीच में कैसे आया है, और वो धीरे धीरे गांधी के चारों तरफ आभा मंडल तक वो इकट्ठा होने लगते हैं, लोग आने लगते हैं। गांधी सांप्रदायिकता के विरुद्ध सबसे बड़ी लड़ाई नोआखली में लड़ते हैं, और वो अंतिम लड़ाई, और उसके बाद किसी भी नेता ने आज तक उतनी सुनियोजित ढंग से सांप्रदायिकता के विरुद्ध कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी जाती। वो गांव जाते हैं, हर गांव से मुसलमान को इकट्ठा करते हैं, नेतृत्व को इकट्ठा करते हैं, हिंदू नेतृत्व को इकट्ठा करते हैं, उनसे बातें करते हैं, और उस गांव की जिम्मेदारी उनको देते, कहते आप हिंदू नेता मुस्लिम नेता एक साथ रहेंगे, एक घर में रहें, और इस गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी आप। इस तरह से वो लड़ते हुए 2-2.5 महीना वो नवाखाली में रहते हैं, और वहाँ से फिर वो देश वापस अपने दिल्ली वापस आते हैं। अब यहाँ की स्थिति आप देखिए, जब गांधी जी दिल्ली वापस आते हैं, उसके पहले तक माउंटबेटन साहब ने अपनी पूरी गोटियाँ सेट कर दी थी। जो साम्राज्यवाद है उसकी गोटियाँ सेट हो चुकी थी। जब गांधी नवाखाली, बंगाल, बिहार यहाँ घूम रहे थे, तो उनके साथ कोई भी बड़ा कांग्रेसी नेता नहीं था, कोई भी नेतृत्वकर्ता उनके साथ नहीं था। कि कहाँ थे लोग? ये सभी लोग दिल्ली में डेरा जमाए हुए थे, क्योंकि दिल्ली में सत्ता का हस्तांतरण होना था साथी। यहाँ नेहरू भी यहीं थे, जिन्ना भी यहीं थे, पटेल भी यहीं थे, कृपलानी भी यहीं थे, मौलाना भी यहीं थे। सभी लोग यहाँ पे लेन देन अदला बदली इसके काम कर रहे थे। गांधी जब वहाँ से लौट कर आते हैं तो देखते हैं कि फिर तो सेट हो चुका है। गांधी की एक शिकायत रहती कि मैं नोआखली में रहा था, तो मुझे कोई कुछ बताता तो नहीं था, क्योंकि उनकी जागरूकता तो होती ही थी कि दिल्ली में क्या हो रहा है, कौन सी योजना बन रही है, क्या बातें हो रही है, उनको बताया जाए। वो आते हैं और पहली वर्किंग कमेटी में शिकायत करती कि तुमने लोगों ने तो हमसे कुछ बताया ही नहीं। नेहरू जी कहते हैं बापू आप बहुत दूर चले गए थे, लेकिन बताने की कोशिश तो हमने किया था। तो आप देखिए साथियों कि आप कितनी दूर चले गए थे, जहाँ 76 साल का बूढ़ा जा सकता है, वहाँ जाकर लोग ये नहीं बता सकते थे कि गांधी कि क्या हो रहा है। लेकिन गांधी जी एक चीज़ महसूस करते हैं लौटने के बाद कि कुछ तो सेटिंग हो चुकी है, और ये नेहरू और पटेल हमसे आंखें नहीं मिला, आँख मिलाकर जिस तरह बातें करते थे वो नहीं कर रहे हैं, अलग अलग छुप के रह रहे हैं, भाग रहे हैं सामने से। और उसी बीच में माउंटबेटन की एक डायरी आज मिलती है साथियों, डायरी में कटरा रहता है। माउंटबेटन लिखते हैं कि एक अजब स्थिति पैदा हो गई है इस देश में। माउंटबेटन का कहना है कि अजब स्थिति पैदा हो गई है, नेहरू और पटेल हमारे पीछे छुपकर गांधी जी से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो मुझे आगे करके गांधी से लड़ना चाहते थे। ये स्थिति पैदा हुई है, समझौता हो चुका रहता है धीरे धीरे। अब साम्राज्यवाद को गांधी की जरूरत नहीं, वो
साम्राज्यवाद ये समझता है कि गांधी को बाईपास करके भी काम किया जा सकता है। इन स्थितियों की कल्पना साथियों कीजिएगा, गांधी जी किस स्थितियों से गुजर रहे हैं जो कि उनको आप भारत के बंटवारे का जिम्मेदार अगर मानते हैं तो आपको इन परिस्थितियों को भी सोचना पड़ेगा। उस जगह पे खड़ा होकर आपको सोचना पड़ेगा कि गांधी किस परिस्थितियों में वहाँ खड़े हैं। उनको कोई कुछ बता नहीं रहा है, बंटवारे की तय हो जाता है, कागज़ तैयार हो जाता है, उस पर एक तरफ मौलाना का दस्तखत होता है, एक तरफ जिन्ना साहब का दस्तखत है और वायसराय के रूप में माउंटबेटन का दस्तखत है। उसका एक कागज़ गांधी के पास भी आता है और गांधी जी उस कागज़ को अपने लालटेन के नीचे रखे हुए हैं और बैठे हुए हैं। उसी बीच में मौलाना उनसे मिलने के लिए आते हैं। परिस्थिति आपको कैसे, मौलाना से गांधी पूछते हैं क्या मौलाना तुम लोगों ने सब तय कर लिया क्या? मौलाना कहते हैं कैसी बात करते हो बापू, आपके बिना पूछे तो हम लोग कुछ करते हैं क्या? आपके बिना इजाज़त कुछ कर सकते हैं क्या? उस समय गांधी जी को क्या करना था? गांधी जी को केवल इतना ही करना था, उस कागज़ को लालटेन के नीचे से निकालना था और मौलाना के हाथ में छुपा देना था। लेकिन साथियों, आप जानते हैं पिता होना कितनी बड़ी बात होती है, कितना दुष्कर कार्य होता है, और देश का राष्ट्रपिता होना भी उससे भी बड़ा दुष्कर कार्य होता है। और गांधी उस मर्यादा को निभाते हैं। उनको मौलाना की भी इज्जत कायम करना उनका ही काम था। वो मौलाना से कुछ नहीं करते हैं, मौलाना चले जाते हैं। लेकिन गांधी जी के दिमाग में बंटवारा खटकता रहता है। गांधी जी कहते हैं कि बंटवारा को रोकने का मुझे एक बात ख्याल में आता है। वो कहते हैं कि जिन्ना को शासन दे दिया जाए। जिस पहले वो जिन्ना से मिलते हैं, उसके पहले वो माउंटबेटन से मिलते हैं। माउंटबेटन से जब मिलते हैं तो माउंटबेटन से वो कहते हैं कि ठीक है, आप लोगों ने जो तय कर लिया वो ठीक ही है, तय कर लें, लेकिन जल्दीबाजी न कीजिएगा, इसमें कोई जल्दीबाजी न कीजिए। माउंटबेटन कहता है कि बापू अब जल्दी में नहीं है, लेकिन मुझे एक शेड्यूल दिया गया, उसी शेड्यूल के बीच में काम करना है। इस तरह से वो स्पष्ट करते हैं बापू से कि बापू मैं अपने गति से ही काम करूँगा और इसमें मैं रुकने वाला नहीं हूँ। इसके बाद वो जिन्ना से मिलते हैं और जिन्ना से कहते हैं तुम पाकिस्तान चाहते हो ना, तुम्हें पाकिस्तान मिल जाएगा, ले लो पाकिस्तान, लेकिन पहले इनको चले तो जाने दो अंग्रेज़ों को। ये चले जाते हैं, हम लोग बैठ के निर्णय कर लेंगे, पाकिस्तान तुमको दे देंगे। जिन्ना कहते हैं कि बापू ये अंग्रेज़ हैं, तभी तो ये पाकिस्तान की गारंटी है कि अंग्रेज़ चले जाएंगे, आप लोग बहुसंख्यक लोग हैं, किस बात की गारंटी आप पलट जाएंगे, आप साथ नहीं देंगे और पाकिस्तान हमको नहीं मिलेगा। इसलिए जब तक अंग्रेज़ है तभी तक हमारी गारंटी है। और जितना भी टका सा जवाब गांधी को दे दिया। इसके बाद गांधी जी पटेल और नेहरू से मिलते हैं। ये उनके प्रयास हो रहे दर्शाते हैं। तो उनसे कहते हैं कि जिन्ना को प्रधानमंत्री का पद दे दो और उनको कह दो कि पूरी लीग के साथ वो सरकार बनाए, तुम हट जाओ, तुम लोग को देश प्यारा है कि कुर्सी। वो कहते हैं बापू जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, आपकी बात तो हम कभी काटते नहीं हैं, नहीं काटेंगे, लेकिन एक बात जान लीजिए, जब जिन्ना को अगर सत्ता सौंपी जाती है और तो ये बात करने के लिए जनता के बीच में हम नहीं जाएंगे, जनता के बीच में हम लोग जाकर ये बात नहीं कहेंगे, ये तो आपको ही कहना पड़ेगा। और जब इस बात को देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी और दंगे भड़केंगे तो उस समय भी हम आप सामने नहीं आएंगे, वहाँ भी आपको ही लड़ना पड़ेगा। एक तरह से नेहरू और पटेल टका सा जवाब गांधी जी को देते हैं कि आपके इस बात पर हम आपके साथ हैं। उसका कारण भी बताते मैं इस जगह पे बहुत अधिक गलत लोगों को, दोनों की परिस्थितियाँ अपनी अपनी जगह पे है। नेहरू और पटेल ने जो जलालत झेली है शासन चलाते समय क्रांति गवर्नमेंटों में, उसमें वो इतने खिन्न हो चुके हैं और वो जान गए कि जिन्ना के साथ अपनी लड़ना संभव नहीं है, भी राष्ट्र में इनको बटना ही इसका एक सोल्यूशन है। एक बार पूछते हैं आप पटेल से तुमने बंटवारा क्यों स्वीकार किया? पटेल लिखते हैं बापू या तो बंटवारा स्वीकार करते या गृह युद्ध, और गृह युद्ध अगर होता तो ये अनंत काल तक चलता, ये कब समाप्त होता इसकी कोई सीमा नहीं है, और ये समाप्त होता
तो कितना अधिक नुकसान होता है इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए बंटवारा स्वीकार किया गया है। यहाँ पे उनकी भी बातें काफ़ी हद तक ठीक है, दोनों अपनी अपनी जगह है। गांधी जिस परिवेश में पैदा हुए हैं, इस परिवेश में रहे हैं, इस एकता की बात करते हैं। लेकिन एक बात आपको समझ में लेनी चाहिए, यहाँ पे गांधी अकेले हैं, और जो लोग गांधी को ये जिम्मेदार ठहराते हैं कि गांधी बंटवारे के लिए जिम्मेदार है, उन्हें किसी परिस्थितियों को ध्यान में देना चाहिए इसका। अंतिम दाव गांधी फिर चलते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, तुमने जो समझौता कर लिया है, बहुत अच्छा है, लेकिन एक काम तो कर सकते हो, तुम लोग माउंटबेटन से कहो कि हम लोग तो समझौते पे राजी हो गए हैं, समझौता मान गए हैं, लेकिन बापू को बना दो। वो कहते हैं कि माउंटबेटन को मेरे पास भेजो, मैं कोई रास्ता निकाल लूँगा। इस जगह पे गांधी ब्लैंक चेक मांग रहे हैं कांग्रेस से, राष्ट्र समिति से ब्लैंक चेक मांगते हैं, लेकिन वहाँ पर उनको क्या पता था कि चेक तो पहले ही कट चुका है, तो ब्लैंक चेक देने से इनकार कर दिया जाता है और ये बातें नहीं की जाती हैं। गांधी अकेले पड़ जाते हैं। वर्किंग कमेटी की बैठक होती है, वर्किंग कमेटी की बैठक में ये प्रस्ताव आता है भारत के बंटवारे का। गांधी जी कहते हैं कि इस बिल को तुम लोग पास करो, लेकिन मैं इसमें आपके साथ नहीं हूँ, और मैं बाहर जाके भी ये नहीं कहूँगा कि मैं साथ नहीं हूँ, मैं कोई भी स्टैंड नहीं लूँगा, इस बिल को आप लोग पास करिए। लेकिन हम, जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं इसके साथ नहीं हूँ, क्योंकि गांधी जी कहते थे कि अगर भारत का बंटवारा होगा तो मेरी लाश पे ही होगा। तो कहते कि यहाँ पे हम आपके साथ नहीं हैं, लेकिन हम बाहर जाके भी कोई स्टैंड नहीं लेंगे। यही तो अंग्रेज और कांग्रेस जाती थी, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर बाहर जाकर बापू खड़े हो जाते हैं, तो उसके खिलाफ वो खड़ा होते हैं, तो ये इसकी हवा निकल जाएगी, ये खुश हो जाएगा। और इसलिए वो लोगों की भी यही मंशा थी कि बापू यहाँ पे किनारे हो जाएं और बंटवारा हो जाने दें। मौलाना कहते हैं, और ये कहते हुए गांधी कहते हैं मैं जाता हूँ, तो मौलाना कहते हैं हाँ बापू आप जाइए, आपका काम होगा। इस तरह से मौलाना गांधी जी को वर्किंग कमेटी से बाहर जाने के लिए कहते हैं, और गांधी जी उस वर्किंग कमेटी से निकलते और बाहर चले जाते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, जिस व्यक्ति ने 1915 से लेकर आज तक इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी थी, देश को कितनी विषम परिस्थितियों से, कितने आंदोलनों से लेकर इस स्वतंत्रता की दहलीज तक लाया था, वो आदमी आज बिल्कुल अकेला खड़ा था साथियों, और उसके साथ कोई नहीं था। गांधी विचार करते हैं और सोचते हैं कि क्या परिस्थितियाँ हैं, मेरे साथ तो कोई भी नहीं है। तो उनको एक याद आता है समाजवादियों का जो एक ग्रुप है, जिसमें आचार्य नरेंद्र देव हैं, जयप्रकाश नारायण हैं, लोहिया हैं, इस टाइप के लोग हैं। तो उनसे बात करते हैं, जो नए नए समाजवादी हैं, जो कांग्रेस के खिलाफ रहते हैं, लेकिन गांधी जी के प्रति निकट आते जा रहे हैं। उनसे गांधी कहते हैं, इस जीवन की अंतिम लड़ाई में अगर तुम लोग साथ दो तो भी पासा पलट सकते हैं, विभाजन रोक सकते हैं। लेकिन वहाँ से भी उनको कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिलता था। तो गांधी को समझने के लिए उस विशाल हृदय को लेना पड़ेगा, उस विशाल परिदृश्य को लेना पड़ेगा, और एक सामान्य राजनीति के रूप में सामान्य नज़र से अगर हम गांधी को देखेंगे तो गांधी को हम कहीं पाएंगे नहीं। ये जो आरोप लगता है कि गांधी जी बंटवारा के जिम्मेदार थे, कुछ उदाहरण हम देना चाहते हैं। राम मनोहर लोहिया ने अपनी किताब लिखी थी द गिल्टी मैन ऑफ पार्टीशन। तो फिर राम मनोहर लोहिया लिखते हैं अपने प्रथम पृष्ठ पे ही कि गांधी जी ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो इस बंटवारे के खिलाफ थे, वही एकमात्र व्यक्ति थे। तो कहते हैं, समिति का जिक्र करते हैं और कहते हैं उसमें कुछ छोटे मोटे लोग, कुछ लोग गांधी के साथ थे, जैसे लोहिया, जयप्रकाश, गफ्फार का इस टाइप में कुछ लोग थे, लेकिन पूरी कार्य समिति, पूरा कांग्रेस बंटवारे के साथ थी। हम एक और किताब का जिक्र करते हैं साथियों। एक किताब है द स्ट्रेटेजिक स्टोरी ऑफ पार्टीशन, ट्रेजिक स्टोरी ऑफ पार्टीशन। ये HB शेषाद्री किताब है, जो RSS के बहुत बड़े नेता थे। उनकी किताब अगर पढ़ेंगे और 182-83 पेज पे जाए तो वो जिक्र करते हैं कि गांधी ने आखिरी सांस तक विभाजन का विरोध किया था। सरदार पटेल ने किप्स को एक पत्र लिखा साथी, उसका भी यहाँ जिक्र कर देना चाहिए, जिसमें वो लिखते हैं कि सरदार पटेल किप्स को एक पत्र में लिखते हैं कि आप जानते हैं कि गांधी पूरी तरह
हमारे समझौते के खिलाफ थे, लेकिन हमने अपना जोर लगाया। आपने मेरे लिए बिल्कुल प्रतिकूल स्थितियां बना दी हैं। ऐसा ही एक भाषण देते हैं नेहरू जी भी मेरठ में, और कहते हैं कि हम सबको लग रहा है कि हम लोग साथ धोखा हुआ। तो कहाँ गांधी जिम्मेदार है साथ इस विभाजन के लिए? वो लोग क्यों नहीं जिम्मेदार हैं जो हिंदू मुस्लिमों को बांटने के काम करते हैं, जो एक तरफ हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, अखिल भारतीय हिंदू महासभा के लोग जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, दूसरी तरफ मुस्लिम लीग जिन्ना के साथ मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग करती है, दंगे करते हैं, ये लोग लड़ते हैं। ये लोग क्यों नहीं विभाजन के जिम्मेदार हैं? गांधी कहाँ से विभाजन के जिम्मेदार होते हैं? साथियों, गांधी को गांधी के रूप में समझने के लिए गांधी जितना बड़ा सोचने की जरूरत पड़ती है। साथियों, आप कल्पना कीजिए, छोटा सा कार्यक्रम कोई होता है, कोई हम फंक्शन करते हैं तो वहाँ पर हम उपस्थित रहना चाहते हैं। आप कल्पना कीजिए 15 अगस्त जिस दिन हमारा देश स्वतंत्र होता है, देश में जश्न मनाया जा रहा है, और गांधी बंगाल में एक झोपड़ी में बैठे हुए दंगा पीड़ितों के को मलहम लगाने का काम कर रहे हैं, दंगे को बुझाने का काम कर रहे हैं। तो कलकत्ता में की गलियों में टहल रहे हैं। वो 76-77 साल का बूढ़ा, उसको क्या ये शौक नहीं था कि वो भी स्वतंत्रता के जश्न में भाग ले? लेकिन वो उससे बड़ा जरूरी काम यह समझता है कि वो देश में जब वो दंगे हो रहे हैं, इस दंगे को रोकना, तो दंगे के रोकने में गांधी अकेले ही रहते हैं। वहाँ से दंगा रुकता है, बंगाल दंगा रुकता है, उसके बाद गांधी जो है वो आने की कोशिश करते हैं कि वो पंजाब जाने का प्रोग्राम बनाते हैं। ये अंतिम प्रकरण चल रहा है, बहुत ही करोड़ प्रकरण है साथियों, और इसको करने के लिए भी बड़ी हिम्मत की जरूरत पड़ती है। गांधी जब कलकत्ता से लौटते हैं और एक दिन के लिए उनका प्रोग्राम रहता है कि दिल्ली में रुकेंगे, उसके बाद पंजाब चले जाएंगे, क्योंकि वहाँ दंगे भड़के हुए हैं, और पंजाब में दंगे को रोकेंगे। गांधी जब दिल्ली में उतरते हैं, कुछ लोग उनको लेने आए हुए रहते हैं, उसमें सरदार पटेल भी होते हैं। गांधी जी कहते हैं कि सरदार का चेहरा मैं देख कर भक्त रह जाता हूँ, और मैं ये देखता हूँ कि सरदार के चेहरे में तो जैसे धूल पड़ी हुई है, उसका चेहरा झुका हुआ है, उसकी आंखें नीचे हैं, और सरदार बहुत परेशान है। गांधी जी समझ जाते हैं कि दिल्ली की हालत बहुत ही खराब है। गांधी जी कहते हैं, मैं समझ गया कि दिल्ली में स्थिति बहुत खराब है। सरदार उनसे कहते हैं कि बापू, जो आप भंगी बस्ती में रहते थे वहाँ आप नहीं रुक पाएंगे, क्योंकि पूरे दिल्ली में शरणार्थी भरे हुए हैं, और आप वहाँ पे अगर रहेंगे तो शरणार्थी जो है कहाँ जाएंगे, उनको हटाना पड़ेगा। तो बापू कहते हैं कि मैं कहाँ जाऊँगा, मैं कहाँ रुकूँगा? तो पटेल कहते हैं कि आपके रहने का इंतजाम किया गया है बापू, बिरला हाउस में आप रहेंगे। और बिरला हाउस जब गांधी जाते देखते हैं बड़ा सा महल, तो कहते हैं इतने बड़े महल की व्यवस्था उन्होंने हमारे लिए किया है, मुझे तो एक छोटा सा कमरे की ज़रूरत है, मैं इसी छोटे से कमरे में नीचे रह लूँगा, इतने बड़े महल की मुझे ज़रूरत नहीं है। गांधी कमरे में रुकते हैं, बैठते हैं, और वहीं निर्णय करते हैं कि अब मैं पंजाब नहीं जाऊँगा, दिल्ली की हालत बहुत ही ख़राब है, बहुत ही कत्लेआम हुआ है। और वो दिल्ली की शरणार्थी शिविरों में शरणार्थी कर देते हैं, 3 बार शरणार्थी शिविरों में रहते हैं। उस पार से आए हुए शरणार्थी वहाँ पे हैं, दंगा पीड़ित लोग हैं, उनको मलहम लगाते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं, उनसे वार्ता करते हैं। वहाँ लोग उनसे नाराज़ होते हैं, गालियाँ देते हैं, एक जगह उनके ऊपर थूक दिया जाता है, वो थूक साफ करते हैं अपने से, और कहते हैं कि लोगों की जो स्थिति है कि इससे अधिक मुझे क्या दे सकते हैं, कि जो दे रहे हैं बिल्कुल सही दे रहे हैं। गांधी एक दिन शाम को बैठे रहते हैं, मुसलमानों का एक प्रतिनिधिमंडल उनके पास आता है और कहता है कि बापू बहुत हो गया, अब तो असह्य हो गया है, और हम लोग अब यहाँ नहीं रह सकते हैं, नहीं रह पाएंगे। आप ऐसा कोशिश कीजिए कि सरकार आपकी है, आप सरकार से कहिए कि मुझे पैसे बंद दे दे, हमारी सुरक्षा व्यवस्था कर दे, हम लोग पाकिस्तान। गांधी जी कुछ नहीं बोलते हैं, शांत रहते हैं, और वो लोग अपनी भड़ास निकालते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। गांधी जी पटेल से मिलते हैं, नेहरू से मिलते हैं, उनको इन परिस्थितियाँ बताते हैं, वो लोग फिर और भी इंतजाम करते हैं, और स्थिति नॉर्मल बनती है। जब नॉर्मल स्थिति कुछ होती है तो वही प्रतिनिधिमंडल के लोग फिर गांधी के पास आते हैं और कहते हैं
कि बापू अब तो स्थिति सुधर रही है और हम लोग रहना चाहते हैं, हम लोग रहेंगे। तुरंत गांधी उनको रोकते हैं और कहते हैं रुक जाओ, ये बताओ कि कौन कौन पाकिस्तान जाना चाहता है, मैं अभी उसको पाकिस्तान भेजता हूँ, मैं अभी व्यवस्था करता हूँ। और गांधी जी उस समय जो बात कहते हैं उस बात को हमको आपको भी समझनी चाहिए, अपने दिलों में गांठ के रूप में बैठा लेनी चाहिए। गांधी कहते हैं जब मुल्क मुसीबत में होता है, जब देश मुसीबत में होता है, उस समय जो देश छोड़कर जाने की बात करते हैं, देश से भागने की बात करते हैं, या देश या मुल्क उन पर कभी भी विश्वास नहीं कर सकता है। आप देख रहे होंगे साथियों, बार बार कहा जाता है कि गांधी जी मुस्लिमों के पक्ष करते, मुस्लिमों की बात करते थे। यहाँ पे भी गांधी मुस्लिमों से ही बात कर रहे हैं और कह रहे कि जो है कि आप लोगों ने ये तरीका अपनाया है, जो बातें की है, जो व्यवहार किया है, ये मुल्क आप पर कभी विश्वास नहीं कर सकता। ये वो गांधी के साथ इस तरह से गांधी देखते हैं, काफ़ी प्रयास करते हैं, लेकिन दंगा रुक नहीं रहा। और गांधी एकाएक 13 जनवरी को आमरण अनशन की घोषणा करते हैं। गांधी जब आमरण अनशन की घोषणा करते हैं तो सभी लोग परेशान जाते हैं, प्रशासन परेशान जाता है, सरकार परेशान जाती है, पब्लिक परेशान जाती है, क्योंकि गांधी का अनशन एक माने रखता है। सरदार बिल्कुल चिड़चिड़े हो जाते हैं, झल्ला जाते हैं, कहते बाबू आपने ये क्या कर रहे हैं, हम लोग दिन रात कोशिश कर रहे हैं, सड़कों पर बैठ रहे हैं, घूम रहे हैं, इस चीज़ को नॉर्मल कोशिश करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपने एक और नया बवाल शुरू कर दिया। लेकिन गांधी तो गांधी थे, जिस चीज़ का वो निश्चय कर लेते तो उसको मानने वाले थे। और इस तरह से गांधी अनशन में बैठ जाते हैं और पूरे दिल्ली में तहलका बन जाता है। विभिन्न गुटे एकत्रित होते हैं, गांधी का अनशन छुड़ाने का प्रयास करते हैं। और गांधी एक डिमांड आप चार्टर कर दीजिए या मांग पत्र कर दीजिए, वो बना कर रखे रहते हैं। उसमें वो कहते हैं कि जितनी भी मस्जिदों पे आप लोगों ने कब्जा कर लिया है उसको आपको खाली करनी पड़ेगी, जिन घरों में आपने कब्जा किया उस घरों में खाली करना पड़ेगा, मुसलमानों की सुरक्षा आपको करनी पड़ेगी, उर्स का मेला जो लगता है उसमें आपको उनकी रक्षा करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ हिंदू संगठन में कहा था कि इस बार उसमें जो आएगा उसको जाके मार कहते उस मेला को सफलतापूर्वक कराने की जिम्मेदारी भी आपको कहते कई मांगे वो रखते हैं। लेकिन नाथूराम गोडसे या जो हिंदू संगठन एक बात करते हैं कि इसमें एक डिमांड 55 करोड़ पाकिस्तान को देने की थी, वो डिमांड साथी उसमें, ये सभी दंगा से संबंधित डिमांड थे। और उसमें आप उस पत्र को कहीं भी पा सकते हैं, चार्टर डिमांड होता था। और इन मांगों को रख के अनशन करते हैं। 18 तारीख को सभी संगठन एकत्रित होते हैं, एक समझौता होता है और इन सभी बातों को लागू करने के लिए उस पर दस्तखत किए जाते हैं। और 18 जनवरी को गांधी जी का अनशन होगा। गांधी का ये जीवन का अंतिम अनशन था साथियों, ये अंतिम लड़ाई थी, और यहाँ वो दंगे को रोकने में वो सफल होते हैं। लेकिन ये जो लड़ाई है यह हिंदूवादी संगठन या मुस्लिम संगठनों को खटकती है, सांप्रदायिक संगठनों को लगता है कि यह आदमी सुधरने वाला नहीं है, यह आदमी मानने वाला नहीं है, यह तो सुधरेगा नहीं, तो अच्छा है कि इसको ही समाप्त कर दिया जाए। तो 18 तारीख को समझौता होता है, तो उसमें सभी संगठन खड़े होते हैं, तो दस्तखत करते हैं, बातों को मनाते हैं। उसमें RSS के प्रमुख भी दस्तखत करते हैं। गांधी कहते हैं RSS वालों से कि तुम ये सोचते हो कि दिल्ली में तो दंगे रोक दोगे और पूरे देश में दंगे करोगे, तो इस दंगे को हम लोग मानने वाले नहीं, मैं फिर कभी भी अनशन नहीं कर सकता हूँ। ये जो चार्टर डिमांड है इसको जब देखते हैं देवदास गांधी तो भड़क उठते हैं, कहते बाबू ये क्या आपने लिख दिया है, क्या बना दिया है, क्या मुसलमानों के लिए अनशन में बैठे हुए हैं। गांधी जो बात वहाँ करते हैं उस विशाल हृदय से सोचने की ज़रूरत है, उसके लिए उतने बड़े परिप्रेक्ष्य की ज़रूरत है, उतने दिमाग को वाइट करने की ज़रूरत है। गांधी कहते हैं कि यहाँ पर मैं मुसलमानों के लिए अनशन पर बैठा हूँ, सत्य है कि मैं यहाँ मुसलमानों के लिए अनशन पर बैठा हूँ, और मैं ही पाकिस्तान जाकर हिंदुओं के लिए अनशन पर बैठूँगा, और यही नहीं विश्व में कहीं भी जहाँ जो लोग पीड़ित होंगे उनके लिए मैं अनशन पर बैठूँगा। आप कल्पना कीजिए गांधी अनशन को कितना ब्राड बना देते हैं और पूरे विश्व को इस अनशन में समेटने की कोशिश करते हैं। ये गांधी का व्यक्तित्व है, और इस व्यक्तित्व को
उस नज़रिए से जब तक आप नहीं देखेंगे, गांधी को समझ नहीं पाएंगे और गांधी को पहचान नहीं पाएंगे साथियों। और इस तरह से वो देखते हैं कि जो अनशन वो करते हैं उसका परिणाम आता है, उसके बाद दिल्ली शांत होती है, उनके लोग अपने यहाँ काम करना शुरू कर देते हैं और वो लोग सरकार चलने लगती है। अब गांधी जी के दिमाग में पुराना जो बंटवारा है जो अभी हुआ है वो खटक रहा था। गांधी जी एक कदम पीछे हटाया, क्योंकि अहिंसा का सिद्धांत किया है कि जब आप अकेले हो जाइए तो नई लड़ाई को लड़ने के पहले एक कदम पीछे हटा दें। गांधी जो कदम पीछे हटाए तो फिर वो सोचने लगते हैं कि क्या किया जाए जिससे इस बंटवारे को ही समाप्त कर दिया जाए या बंटवारा ही निष्क्रिय कर दिया जाए। और उनके दिमाग में पुनः एक योजना आती है और वो घोषणा करते हैं कि वो पाकिस्तान जाएंगे, वहाँ से के लोगों को लेकर फिर वो हिंदुस्तान आएंगे। और क्या लोग घोषणा ही नहीं करते हैं, उस पर वो कार्य भी प्रारंभ कर देते हैं साथियों। वो अपने 2 प्रतिनिधियों को सुशीला नैयर को और जहांगीर पटेल को पाकिस्तान जिन्ना से मिलने के लिए भेजते हैं और ये घोषणा करते हैं कि पाकिस्तान जाएंगे और पाकिस्तान बिना वीज़ा के जाएंगे और बिना पासपोर्ट के। जब एक देश से दूसरे देश में जाना होता है तो जिस देश से जाया जाता है वहाँ का पासपोर्ट बनना जरूरी होता है साथियों, और दूसरे देश में जाने के लिए वहाँ की वीज़ा की जरूरत होती है। जो ये कानूनी प्रक्रिया है, गांधी इस कानूनी प्रक्रिया को ही तोड़ देना चाहते हैं। गांधी कहते हैं कि हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं, वहाँ मैं हर जगह जाना चाहता हूँ, और जिन्ना से के पास वो अपना प्रतिनिधिमंडल सुशीला नैयर और जहांगीर पटेल के रूप में भेजते हैं। वो लोग कहते हैं कि गांधी आना चाहते हैं और वो कहते हैं कि नेहरू अगर ये समझते हैं कि बिना पासपोर्ट के मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान, ये गलत है, तो मुझे कहीं भी गिरफ्तार कर सकते हैं। और जिन्ना अगर ये समझते हैं कि ये जो पासपोर्ट के बिना हम बिना वीज़ा के हमारे देश में आ गए हैं तो इनको गिरफ्तार कर लिया, वो कहीं भी छूट है उनको गिरफ्तार कर सकते हैं। जिन्ना जो बात सुशीला नैयर और जहांगीर पटेल से कहते हैं वो ध्यान देने की बात है साथियों, वो सोचने की बात है। जिन्ना कहते हैं आप कैसी बात करते हैं, बापू इस देश में जहाँ जाना चाहते हैं, जहाँ घूमना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, गांधी बापू पूरी तरह से स्वतंत्र है, इस देश में उनका स्वागत है। बस एक निवेदन गांधी जी से करना है, बापू से कर दिएगा तो जब यहाँ आएँ तो हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है उस सुरक्षा को न वो सुरक्षा के बीच में चले, क्योंकि अगर सुरक्षा व्यवस्था को तोड़कर वो निकलते हैं और अगर गांधी को कुछ हो जाता है तो यह मुल्क जल उठेगा और फिर मैं इस पाकिस्तान को बचा नहीं पाऊंगा। इसलिए मेरा बस इतना ही निवेदन है कि गांधी जी जहाँ भी जाएँ हमारी सुरक्षा के बीच। गांधी जी उस दीवार को तोड़ देना चाहते थे साथियों, ये उनका अंतिम प्लान था। वो चाहते थे कि बिना पासपोर्ट के जब वो जाएंगे, बिना वीज़ा के जाएंगे, तो ये जो दीवार है, कानूनी दीवार है, दीवार अपने ही आप ढह जाएगी। बिना पासपोर्ट वीज़ा के लोग एक दूसरे देशों में आने जाने लगेंगे। जैसे नेपाल का कुछ दिन पहले तक आप उदाहरण ले सकते थे, लोग नेपाल जाते थे, लौट आते थे, घूम के चले आते थे, कोई भी बंदिश नहीं थी। उसी तरह से एक पैसे वो चाहते थे कि ये रास्ता बने जिसमें कि हम वहाँ जाएँ, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। वो हिंदूवादी संगठनों को या उस संगठन जिनको सांप्रदायिकता की आग में झुलस रहे थे, जो सांप्रदायिक संगठन थे, गांधी के कोई भी विचार उनको पसंद नहीं आते थे। उसका अंतिम चारा यही था कि गांधी को मार दिया जाए। 20 जनवरी को गांधी को हमला होता है और उसके बाद 30 जनवरी को गांधी पर हमला होता है और गांधी मार दिए जाते हैं। और वो सपना जो रखा गया था वो सपना ही रह जाता, उस पर कोई प्रयास नहीं होता है। एक प्रयास हम लोगों ने देखा था, एक प्रयास हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया था। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा गांधी जी को फॉलो करते रहे हैं, हमेशा गांधी जी के विचारों को उन्होंने आगे बढ़ाया है, उनका जगह जगह गांधी जी का नाम लेते रहे हैं। उसको इसी प्रकार का एक प्रयास उन्होंने किया था जब वो किसी देश से लौट रहे थे और बीच में ही ट्रेन मोड़ कर वो नवाज शरीफ को जन्मदिन की बधाई देने के लिए की गई थी। वो भी एक अच्छा प्रयास था साथियों, लेकिन देश तो देश है, उनकी आलोचना होने लगी और आगे इस तरह का कोई प्रयास वो कर नहीं पाए। वो भी एक पैसेज ही खोल रहे थे कि अगर बिना किसी अनुमति के, बिना कैबिनेट के डिसीजन के, बिना किसी
प्रोग्राम के हम पाकिस्तान जा सकते तो आगे भी लोग इसी बिना प्रोग्राम के जाए। और इस तरह से ये जो दीवार है, पहले नेता जाएंगे, उसके बाद पब्लिक जाएगी और ये दीवार टूट जाएगी, लेकिन वो भी संभव नहीं हो सका। लोगों ने उनकी आलोचना की, वो उस कदम को आगे नहीं बढ़ा सके साथियों। और आज हमारे बीच में ये समझ नहीं आता ये छोटे देश जो सामने खड़ा है पड़ोस में, उससे कैसे निपटा जाए, आतंकवाद से कैसे निपटा जाए। एक गहरी खाई हम लोग के बीच में फैल गई है, उसका कोई भी सोल्यूशन आज के दिन में नहीं है। तो आप ये निर्णय आपके हाथों में जाता है कि गांधी कहाँ तक दोषी हैं इस बंटवारे के लिए। वो लोग हिंदू महासभा या मुस्लिम लीग क्यों नहीं दोषी है, और भी तमाम कारण क्यों नहीं दोषी है, गांधी क्यों दोषी हैं। और इसके बाद साथियों में फैज़ की एक कविता जो उन्होंने 15 अगस्त की सुबह के लिए लिखी थी, उससे अपनी बात समाप्त करता हूँ कि मैला सा उजाला ये रात की आहट सुबह, जिसका इंतजार था मुझे ये वो सुबह तो नहीं। कि फैज़ की इस कविता के साथ अपना बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इस बारे में सोचिएगा जरूर। धन्यवाद।